गाइस, आपका हमारे चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे फिर से स्वागत है। मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आज क्लास में एंट्री ले रही हूँ। फेडरल वर्सेस यूनिटरी सिस्टम को हम देखेंगे। ये चैप्टर लक्ष्मीकांत बुक से है, तो आपको यूपीएससी कंटेंट के लिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ। साथ ही यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के बच्चे भी इसको कर सकते हैं और यूपीएससी ऑप्शनल या यूपीएससी जीएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी इसको ज़रूर सुनें। ये बिल्कुल मैं बेसिक से कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल अच्छे से सुनना और इसके नोट्स बना सकते हो। यूजीसी नेट वाले बच्चे भी और यूपीएससी प्रीलिम्स में एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड भी है, तो वो लोग भी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, सबसे फर्स्ट पेज में पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच अंतर बताया गया है। सबसे पहले यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो वो गवर्नमेंट जिसमें सारी की सारी पावर सेंटर के पास होती है, सेंटर के हाथों में होती है, ठीक है। फिर आया फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट वो है जिसमें सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर और लोकल, जो लोकल मतलब रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर बांट दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। दोनों अपने एरिया में लिमिटेशन में काम करते हैं, डिवीज़न ऑफ पावर होता है, ठीक है। तो वो हो गया फेडरल गवर्नमेंट। दोनों के अलग अलग नाम है। जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, आई मीन स्टेट गवर्नमेंट हो गया ना वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर अगर आप देखोगे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से और स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दे रखे हैं जो जिनमें यूनिटरी गवर्नमेंट है और जिनमें फेडरल गवर्नमेंट है। जिन देशों में यूनिटरी गवर्नमेंट है उनमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। ये सब आपको दे रखा है फर्स्ट पेज पे ही। साथ ही जिन देशों में आप फेडरल फीचर्स देख सकते हो उन कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, लाइक अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रशिया। इन देशों में फेडरल सिस्टम है। इसके बाद हमें बता रखा है फेडरेशन शब्द कहाँ से आया है। फेडरेशन शब्द फोइडस से आया है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। ट्रीटी और एग्रीमेंट, संधि और समझौता, ठीक है। इसका मतलब फेडरेशन एक समझौता है, एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है। इसमें यूनिट्स जो होते हैं वो साथ में आते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं। इसके बाद इस पेज पे बता रखा है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है स्टेट्स को। फॉर एग्जांपल अमेरिका में स्टेट्स कहा जाता है, तो स्विट्ज़रलैंड में कैंटोन कहा जाता है, रशिया में रिपब्लिक कहा जाता है, कनाडा में आपको प्रोविंसेस कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट पेज क्लियर होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैंने बताया था जो फेडरेशन है उसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। जो फेडरेशन है वो दो तरीके से बनता है। एक होता है इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डिसइंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन होता है इसका मतलब है वो स्टेट जो बैकवर्ड थे, फाइनेंशियली पिछड़े थे या मिलिट्री वीक थे, उन स्टेट्स ने साथ में आकर मिलकर एक नेशन फॉर्म करने की कोशिश की। जैसे अमेरिका 1787 में बना, 1775 से 83 तक वहाँ पर यूएस रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बेस पे अमेरिका बना है। अमेरिका में इंटीग्रेशन था। ओरिजिनली 13 स्टेट्स थे, बाद में जाके जो आज 50 हो चुके हैं। ये 13 स्टेट्स के बाद जितने भी जुड़े हैं वो अपने अलग फैक्टर्स की वजह से, जैसे मिलिट्री वीक थे या फिर इकोनॉमिकली पिछड़े थे, उन देशों ने साथ में आकर इंटीग्रेट कर अमेरिका बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा एग्जाम्पल डिसइंटीग्रेशन का है, मतलब कोई ऑलरेडी देश है, उसी ने अपने छोटे छोटे स्टेट्स बना लिए अलग होकर, मतलब वो स्टेट्स लैंग्वेज या किसी भी आधार पे अपना ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पे अपने अलग हुए और उन्होंने एक स्टेट्स फॉर्म करे। मतलब उनमें एक फीलिंग है नेशनल वाली, साथ ही उन्होंने अपने आप को अलग से बनाया। एग्जाम्पल इंडिया में देख सकते हो ना आप, इंडिया ऑलरेडी एक था, उसके स्टेट्स जो थे उन्होंने अपने आज़ादी के बाद अपना लैंग्वेज के आधार पे, ज्योग्राफी के आधार पे अपने आप को अलग अलग कराया, डिफ्रेंशिएट कराया, कल्चर के आधार पे। ऐसे ही कनाडा था। कनाडा में क्या था, 1867 में कनाडा बना। कनाडा में आज के टाइम पे 10 राज्य हैं, 10 प्रोविंसेस हैं, लेकिन ओरिजिनली वहाँ पर 4 थे। ये भी इसी तरीके से बने हैं। तो अमेरिका और यूएसए और कनाडा, इन दोनों का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फेडरेशन बनाने के तरीके दोनों के बहुत अलग थे। अमेरिका ने जहाँ बाहर से स्टेट्स को जोड़ा वो इंटीग्रेशन था, वहीं कनाडा ने जो खुद से एक नेशन था उसके स्टेट्स ने आपस में एक दूसरे से जुड़ाव फील करा, वो डिसइंटीग्रेशन था। तो एक इंटीग्रेशन, एक डिसइंटीग्रेशन, ये दो तरीके थे जिनके थ्रू आप फेडरेशन बनाते हो। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर कि
इंडिया ने फेडरेशन अपनाया, क्यों अपनाया और बाकी बातें। अब इस पेज पे अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो वो है, हाँ, सबसे पहले ये बता रखा है कि इंडिया ने क्या अपनाया। इंडिया ने फेडरेशन अपनाया, उसके पीछे क्या रीज़न थे, मतलब हमने भी अपने आप को फेडरल सिस्टम की तरफ अडॉप्ट करा है। हाँ, हमारा क्वासी फेडरल है लेकिन फिर भी हम फेडरल तो है ही। तो हमने ऐसा क्यों करा, तो एक तो हमारे देश की कंट्री, आप अपना कंट्री देखो कितना बड़ा है साइज़ में, एक तो साइज़ को देखते हुए ऊपर से हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारी सोशली डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे हमें देश में यूनिटी भी चाहिए थी और स्टेट्स भी थे हमारे देश में, अलग अलग कल्चर के स्टेट्स हैं, भाषा के स्टेट्स हैं, तो ऐसे में हमें अपनी यूनिटी भी चाहिए थी। इस वजह से हमने भी अपने देश में फेडरेशन को अपनाने की कोशिश की है। इसके बाद अम्बेडकर जी का पॉइंट बता रखा है आर्टिकल 1 में। अम्बेडकर जी ने यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाने की बात की, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होता तो नाम से ही पता लग रहा है फेडरल सिस्टम होता जिसमें सेंटर और स्टेट अलग होते और स्टेट के पास जैसे अमेरिका में है वैसे ही पावर होती है अलग होने की। लेकिन हमने यूनियन ऑफ स्टेट बनाया, इसका मतलब यूनियन है हम, मतलब आप अलग नहीं हो सकते। स्टेट्स को अलाउड नहीं है कि वो देश छोड़कर अलग हो जाए, या स्टेट जो हैं वो बाहर से लाए नहीं गए हैं। स्टेट तो भारत का ही हिस्सा थे, हम बाहर से मजबूर करके नहीं लाए हैं, है ना, और ना ही फोर्सफुली आए हैं, ना खुशी से आए हैं। मतलब स्टेट बाहर का हिस्सा नहीं है, स्टेट यूनियन का ही हिस्सा है। यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा इंडिया हमेशा, और स्टेट को अलाउड नहीं होगा जैसे अमेरिका में है कि वो बाहर निकल सकते हैं। तो हमने ये ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तो इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि यूपीएससी का ही क्वेश्चन है कि मोतियों की माला वाला, कि एक मोती, आपको मोती को मजबूत करना है या फिर उसके धागे को मजबूत करना है। मोतियों की माला में आप देखो जो मोती हैं वो तो स्टेट्स हैं और जो धागा है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है। आपको कोशिश करनी है इंडिया के केस में कि आप सेंटर को मजबूत करो, उस धागे को मजबूत करो ताकि वो जो मोतियों की माला है वो टिकी रहे। लेकिन अगर आप मोती को मजबूत करोगे कंपैरिजन टू धागा, तो ये देश टूटने में टाइम नहीं लगाएगा। इसीलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को रखने की कोशिश की है। आई होप मैंने ये पॉइंट अच्छे से क्लियर करा होगा। इसके बाद आप देख सकते हो हमने फेडरेशन की जगह यूनियन रखा, क्योंकि हमारा स्टेट जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, उनको अलग होने की आज़ादी नहीं है। इंडियन सिस्टम जो है वो हमने कनाडा जैसा मॉडल अपना रखा है, जैसे यहाँ आपको पॉइंट मेंशन कर रखा है। हमने कनेडियन मॉडल अपनाया है, ना कि अमेरिकन मॉडल। हमारा जो कनाडा का मॉडल है वो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एक तो हमने डिसइंटीग्रेशन रखा है, मतलब फॉर्मेशन इंडिया जैसे बना वो सेम तरीका है जैसे डिसइंटीग्रेशन करके कनाडा बना। उसके अलावा कनाडा जो है वहाँ पर भी यूनियन वर्ड अपनाया गया, ना कि फेडरेशन वर्ड। जैसे हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स है वैसे ही वहाँ पर भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तीसरा, हमारे यहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है कंपैरिजन टू स्टेट, सेंटर हैविंग मोर पावर कंपैरिजन टू स्टेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये आई थिंक ये सेकंड पेज था, थर्ड पेज था, मैंने 3 पेज कवर कराए हैं। आपको ये अपनी तरफ से लक्ष्मीकांत में ये चैप्टर पढ़ना होगा मेरे से पढ़ने के बाद, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर सकते हो हमारे चैनल पे ही। ठीक है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ फेडरल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फेडरल फीचर्स हैं, उनमें अब हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे, वो है ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब होता है द्वैध राज पद्धति। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने मुद्दे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने मुद्दे हैं। 2 तरह की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। सेंटर के पास अपने मुद्दे रहेंगे, स्टेट के पास अपने रहेंगे। मतलब सेंटर के पास अपने अपने सब्जेक्ट हैं कि मैं डिफेंस संभालूंगा, फॉरेन अफेयर संभालूंगा, करेंसी संभालूंगा, क्या संभालूंगा, वो सब सेंटर का अपना पार्ट है। स्टेट है उनका अपना है, एजुकेशन देखूंगा, हेल्थ देखूंगा, पब्लिक ऑर्डर देखूंगा। आई एम सॉरी, नॉट एजुकेशन, है ना, एजुकेशन तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में हट गया था स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट देखेंगे, ये सबको इन सबको ड्यूअल पॉलिटी में बता रखा है। ये फेडरेशन का फीचर है, फेडरल सिस्टम का फीचर है इंडिया के, कि हमारे पास ड्यूअल पॉलिटी है। दूसरे नंबर पे हम देख सकते हैं हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी की वजह से तो आज हम डिवीज़न ऑफ पावर कर पाए हैं बिल्कुल परफेक्टली, कि सेंटर और स्टेट के बीच झगड़ा ना हो, स्टेट्स का आपस में झगड़ा ना हो, मतलब स्टेट्स को मजबूत
स्टेट और सेंटर के बीच झगड़े ना हो, इसके काम हमने अच्छे से कर दिया अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिख के। वो भी इतना वास्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता ही है 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स में मेंशन्ड है, 8 शेड्यूल थे, आज तो ये और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को करके इसको मजबूती करने की कोशिश की है। फिर हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ पावर करा है। आपको पता ही है हमारी शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स रखे गए हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है लॉ मेकिंग की। वहीं जो आपका स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ मेकिंग की, और जो कॉन्करेंट है उस पर दोनों को पावर है, लेकिन अगर कभी ऐसा झगड़ा होगा तो चलेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही। और एक रेसिड्यूरी पावर्स होती है जिन पे राइट होता है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आप देख सकते हो डिवीज़न ऑफ पावर की गई है। डिवीज़न ऑफ पावर फेडरल सिस्टम में देखा जाएगा क्योंकि इसमें पावर को डिवाइड करने की कोशिश की है सबके बीच। फिर आप देखोगे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रख दिया है, इसके ऊपर कुछ नहीं है हमारे लिए। अगर हमारा कोई झगड़ा होगा किसी भी आर्टिकल किसी भी प्रोविजन पे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी लॉ के ऊपर झगड़ा होगा तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, इसके लिए जुडिशरी है, जुडिशल रिव्यू का यूज़ करके उसको ठीक कर सकती है अगर कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि जब मन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पलट दे, जब मन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मोल्ड कर दे, उसमें कुछ प्रोविज़न ऐड कर दे। क्योंकि इससे क्या होगा, सेंटर और स्टेट के झगड़ों में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हमने सेंटर और स्टेट के रिश्तों में कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सॉल्यूशन निकालेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इतना फ्लेक्सिबल मत बनाओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से स्टेट के खिलाफ काम करे और अपने प्रोविज़न को अपने लिए फ़ायदे में मोड़ ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए रखी गई है ताकि हमारे सेंटर स्टेट के झगड़ों में फ्रीली वो काम कर सके। फिर हम बात करेंगे, हमारे पास बाय कैमरलिज्म है। बाय कैमरलिज्म 2 हाउसेस है जिसमें जो दूसरा हाउस है आपका हमारे पास बाय कैमरलिज्म में, बाय कैमरलिज्म में जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है, वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो जो अपर हाउस है वो स्टेट के इंटरेस्ट को दिखाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हमने स्टेट का इंटरेस्ट भी रखा है क्योंकि हमने 2 हाउसेस बनाए हैं जिसमें से एक हाउस जो है वो स्टेट के इंटरेस्ट को देखने के लिए बनाया गया। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी की बात करें तो हमें साफ दिखता है कि हमारे देश में सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है क्योंकि हमने अभी कहा हमने 3 लिस्ट बनाई है, उन तीनों लिस्ट में आप देखोगे सेंटर पावरफुल है। आप देख सकते हो हमने 3 लिस्ट बनाई है, उन तीनों लिस्ट में आप देखोगे जो आपकी यूनियन लिस्ट है उसमें तो ऑफकोर्स इतने सारे सब्जेक्ट है जो सिर्फ यूनियन के पास हैं। फिर स्टेट में देखेंगे तो स्टेट के पास जितने थे उनको भी हटा कर कम कर दिया गया है। कॉन्करेंट में देखोगे तो कॉन्करेंट में भी आप नोटिस कर सकते हो कि अगर झगड़ा होता है तो चलनी तो सेंट्रल की ही है, तो कॉन्करेंट में भी नाम का ही है। ऐसे ही आपका जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं जिनके ऊपर जो मेंशन नहीं है उनके ऊपर भी पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है। तो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ इशारा है। और एक और बात, अगर स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है उसको सेंट्रल बना सकती है। कैसे? तो इसके लिए राज्यसभा से अगर रिजोल्यूशन पास हो जाए जिसमें राज्यसभा कहे कि हाँ ये मुझे नेशनल इंटरेस्ट की बात लग रही है, तो खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है, वो भी बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आराम से काम हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर का इशारा है। इसके बाद है स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जो राज्य हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। राज्य को एक सेकेंड, आप देख सकते हो कि हमारे जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य जो है उनको देश में रहना ही पड़ेगा क्योंकि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बना के बैठे हैं। साथ ही आप देख सकते हो स्टेट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि वो अपने यूनिलेटरल एक्शन के थ्रू स्टेट का नाम बदलना, बाउंड्री बदलना और स्टेट के एरिया साइज़ इन सब में चेंज करना उसके लिए एक नॉर्मल सी बात है। सिंपल मेजॉरिटी से वो कर सकता है, उसे स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतना पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
ठीक है। फिर आप देखोगे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट के पास इतना पावर नहीं है कि वो दो दो कॉन्स्टिट्यूशन रखे। स्टेट के पास ये पावर है कि उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना फ्लैक्सिबल नहीं होगा कि जब मन चाहा उसको बदल दिया। सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकता है, ऐसे उठकर कभी भी मन करा तो बदल दिया, अपने फेवर में कर लिया, तो इतना फ्लैक्सिबल नहीं है। ये वही वाला पॉइंट है कि रिजिड होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और साथ ही एक और बात की फ्लैक्सिबिलिटी भी है। अब ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल रिजिड है। हमारे देश में अलाउड है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप मोल्ड भी कर सकते हो, मतलब 368 आर्टिकल के तहत ये पावर है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज भी कर सकते हो जो आपको लगता है। तो ये यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर अगर सेंटर को लगता है कि हमें कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत है तो वो कर सकता है, लेकिन स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। जो राज्य सरकार है वो नहीं कह सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ अच्छी है, इसको बदल दो। ये सेंटर ही कर सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। इसके आगे आप देखोगे नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। जो स्टेट रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर, वहाँ पर हर राज्य का अलग है। छोटे छोटे राज्य जो हैं जैसे कि त्रिपुरा वगैरह, वहाँ पर तो एक दो हैं। वहीं यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। ये पॉपुलेशन के आधार पे हमारे देश में स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन है। वहीं अमेरिका में फ़िक्स है, हर स्टेट का दो दो है, चाहे उसका साइज़ छोटा हो चाहे उसका बड़ा हो। भारत में बाय पॉपुलेशन है। इसके बाद आप देख सकते हो एमरजेंसी प्रोविज़न। एमरजेंसी प्रोविज़न भी यूनिटरी का ही पार्ट है। हम देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एमरजेंसी के टाइम पर पावर को ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि अगर देश में कभी एमरजेंसी लगती है तो हमारे देश में बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे ही स्टेट की पावर ख़त्म हो जाती है और सेंटर के पास सारी पावर आ जाती है। तो एमरजेंसी प्रोविज़न भी इशारा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी पावरफुल है। इसके बाद सिंगल सिटीज़नशिप है। हमारे देश में एकल नागरिकता